मिट्टी की तरफ ध्यान से देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप उसमें ढूंढ पाएंगे और समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र गोयल आज आप सब लोगों को अपनी छोटी सी बगिया पे आमंत्रित करता हूं और कुछ गर्मी में पौधों से बचाव के कुछ तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वातावरण और क्लाइमेट चेंजेस बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। कभी गर्मी है तो कभी देखिए ऐसी रिमझिम बरसात मई में, कभी देखिए ऐसी, और अब ये बरसात कुछ दिनों में फिर से वापस गर्मी और लू में बदल जाएगी। ऐसे मौसम में जब हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और बहुत सारे स्कूलों में छुट्टियां होंगी, लोग अपने घरों को छोड़ के घूमने के लिए जाएंगे, उस कंडीशन में हम अपने बहुत इम्पोर्टेंट परिवार के सदस्यों को, जो कि हमारे प्यारे बहुत समय से उगाए हुए पेड़ पौधे हैं, उनको हम अपनी छत पे ऐसे ही छोड़ जाएंगे गर्मी में झुलसने के लिए। और जब हम लौट के आएंगे तो पाएंगे कि उनमें बहुत सारे पौधे मर गए हैं या झुलस गए हैं, जिसको देखने से हमारा दिल दुखेगा। तो इन पौधों को इस भयंकर गर्मी में कैसे बचाया जाए, उसके बारे में हम आज कुछ संक्षेप में बातें करेंगे। और इन डिफरेंट तरीक़ों से जो पौधों को गर्मियों से बचाने के हैं, उनमें से एक ख़ास तरीका जिसे कहते हैं मल्चिंग, उसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे। क्या मल्चिंग के मटेरियल्स होते हैं, क्या मल्चिंग के तरीके हैं, और किस तरीके से मल्चिंग को इफ़ेक्टिव तरीके से किया जाता है, जिससे कि गर्मियों में आपका पौधा सेफ़ रहे, साउंड रहे और हेल्दी बना रहे, और गर्मी के मौसम को वो आराम से पार करके बरसात के अच्छे मौसम में पहुंच जाए। पिछले कुछ समय से मैंने मल्चिंग इस्तेमाल करनी शुरू करी है। मुझे लगता है कि शेड नेट के मुकाबले मल्चिंग एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है, और मल्चिंग ज़रूर करें, चाहे उसके बाद आप शेड नेट ज़रूरत पड़े तो शेड नेट भी लगा सकते हैं अलग से, पर मल्चिंग मुझे लगता है कि शेड नेट के मुकाबले ज़्यादा अच्छा तरीका है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? दो वजह हैं इस बात को कहने की। पहली वजह यह है कि शेड नेट सिर्फ पौधे के ऊपर की हेल्थ के बारे में ध्यान रखता है, वो सिर्फ एक छाया प्रोवाइड करता है पौधे को। ठीक है, गर्मियों में तेज़ धूप नहीं लगेगी, पौधा अच्छा रहेगा, लंबा चलेगा। पर मिट्टी के बारे में क्या? वो मिट्टी जिसमें पौधा उग रहा है, वो शेड नेट नहीं बचाता है। वो मिट्टी अगर गर्म हो गई, उसके अंदर का पानी बार बार सूख रहा है, अगर उसके अंदर के कीटाणु मर रहे हैं, अगर वो बार बार पानी देने से बह रही है, तो शेड नेट कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशंस में जो चीज़ काम आती है वो है मल्चिंग। तो अगर हम अपनी बगिया को ठीक से मल्च कर पाएँ तो शायद हमें शेड नेट्स की ज़रूरत ही ना पड़े। और फिर भी अगर आप चाहें तो किसी ऐसी जगह पे, छोटी सी जगह पे आप शेड नेट लगा के ऐसे पौधों को रखें जो बहुत ही विंटर लविंग प्लांट्स हैं, जो समर को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते, जैसे कि आपके कुछ महंगे सकुलेंट्स या कुछ ऐसे महंगे सॉफ्ट प्लांट्स जो कई बार पहाड़ी इलाकों से आप लेके आते हैं, या जो सिर्फ सर्दियों के पीक महीने में चलते हैं। उनको अगर आप पेरिनियल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अगले साल भी बरकरार रहें, तो आप ऐसे पौधों को शेड नेट देकर और मल्च करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी खुली बगिया में, खुले गमले में, जहाँ धूप पड़ रही है और लू चल रही है, ऐसे में मुझे लगता है कि मल्चिंग ही काफ़ी रहती है अगर उसको ठीक तरीके से किया जाए। तो हम बात करेंगे अब मल्चिंग के मटेरियल्स और मल्चिंग को ठीक तरीके से करने की विधि पर। हम अपने प्रिय पुत्र का नाम टिकेंद्रजीत सिंह रखते हैं। हम यहाँ अपने नए राजा का चुनाव करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारा मत राजकुमार टिकेंद्र सिंह को ही जाता है। टिकेंद्र जी कितना एरोगेंट है, उसकी वजह से हमारी कंपनी को नुकसान हो सकता है। हम स्वराज के लिए अवश्य लड़ेंगे, फिर चाहे जीत मिले या मौत, सहर्ष स्वीकार है। बांग्ला को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दो। हाँ, महायुद्ध होगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे मल्चिंग की, तो आज हम मल्चिंग के बारे में एक एक चीज़ें, अभी तक हमने जो बात करी, मल्चिंग क्या है, मल्चिंग क्यों ज़रूरी है, अब उन्हीं चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मल्चिंग के क्या क्या मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ मटेरियल्स हैं मल्चिंग के जो मैंने लगा रखे हैं। हम एक एक करके एक मटेरियल को लेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है हमारे पास वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट अगर देखा जाए तो आइडियल शब्दों में ट्रू मल्चिंग मटेरियल नहीं है, बिकॉज इसका सारा फ़ायदा जो है इसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी से ही मिलता है। और जब हम इसको मल्चिंग मटेरियल की तरह बना देंगे तो इसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। पर उसको करने का भी तरीका ये है कि हम इसको मल्च की तरह इस्तेमाल करने के बाद इसके ऊपर किसी दूसरे मल्चिंग मटेरियल की एक पतली सी लेयर डाल देंगे। उससे ये माइक्रोबियल एक्टिविटी इसकी बरकरार रहेगी। इसके बारे में 2-3 चीज़ें विशेष हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि ये फुली डिकम्पोज होना चाहिए। अगर ये पार्शियली डिकम्पोज होगा तो ये हीट जनरेट करेगा काफ़ी। कई बार वो हीट पौधों की जो सॉफ्ट जड़ें होती हैं उनके लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। तो कोशिश करें कि फुली डिकम्पोज्ड ही लेके आएँ, जिसे आम भाषा में कहते हैं पूरी तरह से सड़ी हुई खाद। इसके अलावा जब भी आप इसको डालें थोड़ा सा जड़ों को बचा के डालें। जड़ों को बचा के डालने से जो भी इसके अंदर की गर्मी है वो जड़ों को जलाती नहीं है। मेरा एक और फेवरेट मटेरियल मल्चिंग मटेरियल ग्रास, फ्रेशली कटी हुई ग्रास। सबसे अच्छी बात है फ्री है, बहुत आयत में है, कोई भी कहीं से भी इकट्ठी कर सकता है। पौधे को ठंडक देती है काफ़ी पौधे पे जब बिछाएं, और काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन से युक्त न्यूट्रिशन पौधे को प्रदान करती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है इसको यूज़ करने से पहले। कई बार लॉन्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है जो ग्रास एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमें इस्तेमाल करने से पहले एक बार इसको वॉश करना है। ऐसा करने से वो पेस्टिसाइड्स आपके प्लांट में नहीं जाएंगे। एक और प्रॉब्लम भी इसके साथ आती है, कई बार जब हम इसको डालते हैं मिट्टी के ऊपर और जब ये डिकम्पोज होती है तो ये क्लम्प्स बना लेती है। क्लम्प्स बनाने की वजह से नीचे की तरफ हवा और मॉइस्चर नहीं जा पाता है। तो उसके लिए या तो इसके क्लम्प्स को हाथ से बार बार ब्रेक करते रहें, या फिर आप इसमें ड्राइड लीव्स मिला दें थोड़ी सी। ऐसा करने से इसका फ्लफीनेस बरकरार रहता है। हमारा अगला मटेरियल है बेगेसिस। बेगेस जो है ये शुगर केन के जूस निकलने के बाद जो बचता है चूज, उसको कहते हैं। ये भी फ्री है ऑलमोस्ट, आप किसी भी शुगर केन जूस वाले से कलेक्ट कर सकते हैं। और इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हम सीधे ऐसे भी डाल सकते हैं, एक हम इसको थोड़ा सा डिकम्पोज करके पानी में तब डाल सकते हैं। डिकम्पोज करके डालने से इसके अंदर का शुगर कंटेंट कम हो जाता है, तो इन्फेक्शन की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर हम फ्रेशली इसको ऐसे ही डालेंगे तो थोड़ा सा हमें इसके ऊपर एंटी फंगल स्प्रे साथ में करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा है, स्लोली डिकम्पोज करता है धीरे धीरे करके। और हम थोड़ी सी लंबी चलने वाली क्रॉप्स जैसे कि हमारे फलों के पेड़ या लंबे चलने वाले सीज़न दर सीज़न चलने वाले पौधों पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी से डिकम्पोज नहीं करता है। अगली हमारी चीज़ है वुडन शेविंग्स। अगेन ये वुडन शेविंग्स काफ़ी सस्ता आइटम है, किसी भी लकड़ी की टकसाल से या खुद भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं छील के। बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस मटेरियल है, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्टर्डी, बारिश को बहुत अच्छे से रोकेगा, गर्मी को बहुत अच्छे से रोकेगा और नमी को भी बहुत अच्छे से बना के रखेगा। इसको इस्तेमाल करने में सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको किसी ऐसे पौधे पे इस्तेमाल करें जो लंबी उम्र का पौधा हो, जैसे फ्रूट ट्रीज़ हैं या लंबे वेजिटेबल के ट्रीज़ हैं, उन्हीं पे इस्तेमाल करें। छोटे सीजनल पौधों पे इसके इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी से डिकम्पोज नहीं करता है। तो पहली बात तो उनको बहुत जल्दी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, दूसरा उनकी सॉफ्ट शूट्स और सॉफ्ट लीव्स इसकी हार्डनेस से डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो हमें इसको पेड़ों पे इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा सा पेड़ के सेंटर के ट्रंक को छोड़ के उसके चारों तरफ इसको डाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये आती हैं नीम लीव्स। नीम के बारे में सारे फ़ायदे तो आप लोग जानते ही होंगे। नीम के पेड़ का एक एक हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है। नीम की एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी आप लोग जानते हैं। अगर आपके घर के इर्द गिर्द नीम लगा हुआ है तो आप पूरे साल ये ताज़े पत्ते इकट्ठा कर सकते हैं। नीम के पत्तों को दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताज़े पत्ते के रूप में भी और सूखा के भी। अगर आप इसको खुले में डाल देंगे तो 2-4 दिन में सूख भी जाएंगे। ताज़े पत्तों को लेके डालने में एक तो एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी साथ में आती है,
एक बहुत अच्छी मल्चिंग होती है। और बाकी जो न्यूट्रिशन है, जब इसका पत्ता डिकम्पोज करता है तो वो न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छा देता है। इस तरह के मल्च को तो कभी हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आने वाले समय में खुद ही बहुत अच्छी नीम की खाद बन के पौधे के साथ घुल मिल जाता है। अगली हमारी चीज़ है ये ड्राइड लीव्स। ड्राइड लीव्स आप नीम की भी ले सकते हैं, या इसके अलावा आपके घर के आसपास किसी गार्डन में पतझड़ के वक्त जो भी पौधे अपनी पत्तियां झाड़ रहे हैं, आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करके आप इसको घर में किसी ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहां इनको थोड़ी सी हवा लगती रहे। बहुत अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है, बहुत अच्छा नाइट्रोजन रिलीज़ करता है, पेस्टिसाइड फ्री होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। धीरे धीरे करके डिकम्पोज होता है। इसको आप सब्जियों के पौधे में, फ्रेश सैपलिंग्स में, जहाँ पे आप बीज लगाते हैं, बीज के ऊपर छिड़क सकते हैं। आपकी सैपलिंग्स अगर बहुत छोटी हैं, उनके शूट्स बहुत टेंडर हैं, आप उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। ये कई प्रकार से उनको प्रोटेक्ट करता है। पानी की तेज़ बौछार सैपलिंग के ऊपर नहीं गिरती, सैपलिंग डिस्ट्रॉय नहीं होती है, पानी देना आसान हो जाता है। इसके अलावा जब भी कभी गर्मी के महीनों में हम छोटे गमलों में पौधे लगाते हैं तो बहुत जल्दी गमला सूख जाता है, फिर आप पानी देते हैं, फिर वो गीला हो जाता है। तो ये जो गीला होने का और सूखने का बार बार शौक मिलता है पौधे को, इससे पौधे की लाइफ ख़राब होती है। तो ये लीव्स जो हैं ये इस तरह के शौक से बचाती हैं, तो पौधे की शुरुआत ही बहुत स्ट्रांग होती है। ये हमारे पास, ये मैं पहाड़ों पे गया था तो वहाँ से चीड़ की पैरोल ले आया। वहाँ सड़क के किनारे काफ़ी पड़ी होती है, आप अपनी गाड़ी रोकें और बोरे में भर लीजिए, कोई नहीं रोकता है। ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी सी गर्म होती है, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, 1 या 2 लेयर में धीरे धीरे डालेंगे तो गर्मी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। बहुत न्यूट्रिशियस होती है, आम पत्तियों से ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है। इसकी एक एक स्ट्रॉ पौष्टिकता से भरी हुई है। तो ये भी आप अपनी टॉप सॉइल के ऊपर कवर करने के लिए डाल सकते हैं। आपकी टॉप सॉइल का न्यूट्रिशन बहुत लंबे समय तक के लिए बना रहेगा। इसको तो आप काट के मिट्टी के अंदर भी मिला सकते हैं, ये मिट्टी को फ्लफ़ी बनाता है, वेल ड्रेन्ड बनाता है। तो अगली बार आप पहाड़ों पे जाएं, प्लीज़ ये ज़रूर लेके आइएगा। बहुत अच्छी मल्चिंग और कंपोस्टिंग मटेरियल है। एक और मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं मल्चिंग के लिए, वो है चारकोल, लकड़ी का जला हुआ कोयला। आमतौर पे ज़्यादा बड़ी मात्रा में यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसकी कॉस्ट भी होती है करीब 30-40 रुपये किलो की, पर हम किसी खास सिचुएशंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रिशन बहुत होता है इसमें, नाइट्रोजनस न्यूट्रिशन, मिनरल्स बहुत होते हैं। इसको हम लोग अक्सर एडिनियम्स में या ऐसे पौधे जो नॉर्मली गर्मी में अच्छा चलते हैं बट उनको फिर भी थोड़ा सा कवर देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से एडिनियम्स या कैक्टस, उसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बारीक पीस के या इसको टुकड़ों के रूप में 1 या 2 इंच की लेयर हम गमले के ऊपर, मिट्टी के ऊपर लगा सकते हैं। ऐसा करने से एक तो गर्मी नहीं रहेगी, दूसरा पौधे को बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं रहेगी और उसके अंदर की नमी बरकरार रहेगी। जैसे कि हम जानते हैं एडिनियम्स को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, पर गर्मी में बहुत जल्दी पानी सूखता भी है। तो हर वक्त एक कन्फ्यूजन बना रहता है बार बार पानी देने का, फिर पौधा भी बार बार वेट और ड्राई शॉक से बीतता है। तो ये यूज़ करने से, मल्चिंग के रूप में यूज़ करने से पौधे को बार बार शॉक नहीं मिलेगा और एक मॉइस्चर बैलेंस रूप में उस पर बना रहेगा। इसके अलावा धीरे धीरे करके ये न्यूट्रिशन रिलीज़ करता रहेगा, जो कि आपकी पौधे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और एक मटेरियल जो वैसे तो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, पर इस लिस्ट में काफ़ी ऊपर जाना चाहिए, वो है स्ट्रॉ, भूसी। किसी भी जगह जहाँ पे गाय भैंसों का होता है वहाँ पे आपको भूसी आराम से मिल जाएगी। बहुत सस्ती होती है, मुश्किल से 8 या 10 रुपये किलो की मिल जाती है और 1 किलो में बहुत सारी आ जाती है। इसको आप मल्चिंग मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसकी कॉस्ट है, बहुत सस्ता है, ईज़िली अवेलेबल है और इसका कूलिंग इफ़ेक्ट है। जब आप किसी मिट्टी के ऊपर इसको डालते हैं और इसके ऊपर से जब गर्मी पड़ती है और इसको भिगोते हैं आप, जब पानी भाप बन के उड़ता है तो ये नीचे की मिट्टी को उतना ही कूल करता चला जाता है, जो कि आपकी पौधे के लिए गर्मी के महीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी नहीं होती है, बट कूलिंग इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है और आप इसको आराम से 2-3 इंच की लेयर भी लगा सकते हैं। जो सॉफ्ट पौधे हैं, सीडलिंग्स हैं, वेजिटेबल के छोटे टेंडर पौधे हैं, उन पे आप बिना किसी प्रॉब्लम के इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स हैं जो कि अब सर्दियों से गर्मियों में जा रहे हैं, उनको हमारे एनसीआर के वातावरण में गर्मी में बचाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, बट सिर्फ आप ये डालने से उस पौधों को अगले साल तक के लिए सेव कर सकते हैं, जिससे कि सीज़न शुरू होने के साथ ही आपको
बहुत जल्दी अच्छी और टेस्टी स्ट्रॉबेरीज आपको मिलेंगी। इसके बाद हम लेते हैं कोकोपीट को। कोकोपीट बेसिकली कोकोनट के ऊपर का हस्क है जिसको बारीक बुरादा बना दिया गया है। इसमें न्यूट्रिशन तो ज़्यादा नहीं होता है, पर ये नमी काफ़ी घेर के, जैसा आप देख रहे हैं, काफ़ी नमी सोख के रखता है। अगर आप इसको मल्चिंग की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपकी नमी काफ़ी हद तक बरकरार रहेगी और वो नमी नीचे धीरे धीरे करके पास ऑन भी होगी। दूसरी चीज़, सूरज की तेज़ किरणें इस नमी को पाके गर्मी सारी भाप बन के ऊपर निकल जाएगी और नीचे से पौधे को काफ़ी ठंडक देगी। जैसे कि हम जाते हैं मई जून के महीने में तापमान 45-46 उससे भी ज़्यादा क्रॉस कर जाता है। उस वक्त जो भी मिट्टी को प्रॉब्लम होती है, किसी भी पौधे को जो प्रॉब्लम होती है गर्मी में, वो अक्सर मिट्टी के गर्म होने से होती है। आपने देखा होगा पौधा कई बार 45 डिग्री का टेम्परेचर भी उसकी पत्तियां बड़े आराम से सहन कर लेती हैं, अगर उसकी मिट्टी का टेम्परेचर ना बढ़े। और जब मिट्टी का टेम्परेचर 24-25 से ऊपर पहुंचने लगता है तो रूट रॉट, फंगल इन्फेक्शन या पौधे के गलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है हमारे लिए कि पौधा गर्मी में भी रहे पर मिट्टी ठंडी रहनी चाहिए। तो ये जो सारे मल्चिंग मटेरियल हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारे मल्चिंग मटेरियल बेसिकली इसलिए हैं कि हमारी मिट्टी ठंडी बनी रहे। मिट्टी ठंडी रहेगी तो पौधा गर्मी में कभी कभी ड्राई शॉक में नहीं जाएगा, कभी भी न्यूट्रिशन लूज़ नहीं करेगा और उसकी टॉप सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी बरकरार रहेगी। दिल से बना हुआ खाना और प्यार से परोसा हुआ खाना लाइफ को एक नया टेस्ट देता है। बेशुमार वैरायटी, गजब का टेस्ट, प्यार और अपनेपन का फ्लेवर। वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों अभी हमने बात करी मल्चिंग मटेरियल्स की, अब हम कुछ पौधों में मल्चिंग करके देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम है, इस वक्त एडिनियम्स की बहार चारों तरफ है। एडिनियम वैसे तो बहुत एक हार्डी प्लांट है और समर प्लांट है, बट समर्स में भी छतों पे गमलों में लगने के बाद ये इतने ज़्यादा हार्डी नहीं रह जाते। इनको भी समर से बचाव की ज़रूरत पड़ती है। गर्मियों में जैसे हम पानी देते हैं एडिनियम को, कम देना होता है, पर कई बार पानी देने के बाद आप अगर एक दिन लेट हो गए या उस दिन ज़्यादा तेज़ धूप या लू चल गई तो वो गमला सूख जाता है। सूखने के बाद पौधे को थोड़ा सा बुरा लगता है। फिर आपने पानी दे दिया, फिर उसको अच्छा लगा। तो ये जो शौक है, इससे बचाने के लिए हम एडिनियम में 2 प्रकार के मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है तो हमें कोई ऐसा मल्चिंग मटेरियल चाहिए जो स्लोली अपना न्यूट्रिशन रिलीज़ करे और बहुत लंबे समय तक अपनी इंटीग्रिटी बना के रखे, अपनी फॉर्म बना के रखे। तो ऐसे में 2 मटेरियल्स हम जो यूज़ कर सकते हैं, एक लो चारकोल, वुड चारकोल, और दूसरा वुड शेविंग्स। ये दोनों ही न्यूट्रिशन में बहुत रिच हैं बट स्लोली रिलीज़ करते हैं। स्लो रिलीज़ उन पौधों के लिए अच्छा है जो स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं। तो इन दोनों मटेरियल्स को हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम एडिनियम में ये दोनों मटेरियल्स यूज़ करके देखेंगे। ये चारकोल है, इसके बड़े छोटे सब मिक्स टुकड़े हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें पहले भी थोड़ा सा चारकोल पड़ा हुआ है पिछले साल का, जो काफ़ी सारा डिकम्पोज भी हो गया और नीचे भी चला गया। अब हम इसमें कुछ फ्रेश चारकोल इस गर्मी के लिए डाल देते हैं, जिससे कि ये इस गर्मी के लिए बचा रहेगा। आप देख रहे हैं इनकी जड़ें निकल रही हैं, इन जड़ों को भी हम थोड़ा थोड़ा ढक देते हैं, इससे इन पर डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। या हम इसकी जगह ये वुड क्लिपिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा मल्चिंग मटेरियल बनता है एडिनियम्स के लिए, है ना। बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं रखना है, इसको थोड़ा लूज़ ही रखना है और 1 से 2 इंच आप इसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा पानी पड़ने के बाद बैठ भी जाएगा अपने यहाँ पे।
आप देखिए इस तरह का मल्च यूज़ करने से कितनी बढ़िया ग्रोथ है फ्लावर्स की, बिल्कुल चटक रंग है फ्लावर्स की। अब ये हो गई एडिनियम की मल्चिंग। अब ये जो मल्च है ये तकरीबन साल भर तक आराम से चलेगा, धीरे धीरे करके 1 साल में ये डिकम्पोज होगा। बस ये है कि अगली सर्दियों में जब भी सर्दियाँ आएंगी, अगर आप चाहें तो इसको पाले से बचाने के लिए इस पर थोड़ा सा स्ट्रॉ की ऊपर से लेयर आधे इंच की डाल सकते हैं। उससे इस पौधे को पाला नहीं लगेगा, क्योंकि ये पौधा सर्दियों में आने से डॉर्मेंसी में चला जाता है। तो ये हमारी एडिनियम की मल्चिंग थी। तो अभी हमने बात करी थी एडिनियम मल्चिंग की। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं कुछ सैपलिंग्स की। ये जो हमारी सैपलिंग्स हैं, तोरी की सैपलिंग्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें मैंने 3-4 बीज लगाए थे और तकरीबन शायद 4 ही निकल आए हैं। तो ये जो सैपलिंग्स हैं, अभी तो खैर अभी 2 दिन से बारिश है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जैसे ही लू चलेगी ये डिस्ट्रॉय होने के या डैमेज होने के चांसेस इनके बहुत बढ़ जाएंगे। तो इनकी टॉप सॉइल को भी प्रोटेक्शन चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा मिट्टी गर्म ना हो और गर्मी का महीना ये आराम से काट लें। उसके लिए हम 2 तरह के मल्च यूज़ कर सकते हैं। एक तो है स्ट्रॉ, बहुत लाइट और कूलिंग इफेक्ट देने वाला मल्च है, और दूसरा है नीम की पत्तियाँ। ये बड़ी आसानी से हर जगह मिल जाती हैं। तो ये 2 मल्च हम इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी विशेषता ये है कि ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं और पौधे को ठंडक देते हैं, जो कि हमारे तोरी जैसे सीजनल प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ये दोनों ही करके दिखा देता हूँ। ये हम इसमें स्ट्रॉ डाल दे रहे हैं। तकरीबन 2 इंच की लेयर स्ट्रॉ की डालने से वीड्स नहीं उगती हैं, मॉइस्चर बना रहता है और सैपलिंग पे लू और तेज़ धूप का असर नहीं होता है। सैपलिंग्स बहुत हेल्दी ग्रो करती हैं। ऐसे ही हम नीम की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं निकाल के। इनकी एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है और इनमें न्यूट्रिशन भी होता है। तो ये सैपलिंग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ठंडक देती हैं, पानी का लॉस रोकती हैं, और सबसे बड़ी बात एक एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है, जो कि पौधे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मल्चिंग हमने कर दी है इसमें, या तो स्ट्रॉ से या नीम की पत्तियों से। सैपलिंग्स में इस तरह की आप लौकी की सैपलिंग्स या कोई भी और सैपलिंग्स बनाते हैं तो आप उसमें भी इस तरह की मल्चिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये गमले की ही बात है, इसको आप क्यारी में भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी क्यारियों में अगर आपने कोई सैपलिंग लगाई है और पौधा बहुत छोटा है तो उसके इर्द गिर्द इन दोनों मटेरियल्स की आप बड़े आराम से मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे कि वो पौधा लू और गर्मी से बचा रहेगा, और जब वो छोटा है, कमज़ोर है, टेंडर है, उस वक्त वो बड़े आराम से बड़ी सेफली ग्रो कर जाएगा। To the youth of this country, 75 years down, especially at this Amrut Mahotsav,